मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 46। अगले दिन महेश्वरी को आरव और कारण दोनों का स्वभाव बहुत ही बदल। आज बाकी सब भी कारण और आरव के स्वभाव में कुछ अलग महसूस कर पा रहे थे। आरव बहुत ही चुप चुप सा लग रहा था। उसके रूममेट शिव और कुमार दोनों भी समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से इसे हुआ क्या है। जहां तक उन्हें पता है कि आरव सबसे बहुत ही फ्रेंडली होकर और बहुत जिज्ञासु लड़का है, जो कोई भी सवाल या कोई भी ऐसा कारनामा करने से पहले नहीं सोचता। वह आज इतना शांत और चुप चुप देखकर किसी को समझ नहीं आ रहा था। कुछ लोगों की उसे चुप देखकर उसे पर शक हो रहा था, तो कुछ लोग उसे ऐसे साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और वह कोई और नहीं, रश्मिता उसके दोस्त और दोनों राजकुमारियां थी। अब तक तो उन्हें आदत सी हो गई थी आरव को हमेशा आचार्य से दंड और डांट खाते हुए, और उसका अजीबोगरीब सवाल जो वह हर कक्षा में अलग अलग आचार्य से करता था, और फिर खुद ही उसे सवाल का जवाब बहुत ही अतरंगी तरह से करता था, और कुछ ऐसी ऐसी चीज के बारे में वह कहता था जिससे वह लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसके कारण बाकी सभी को आरव की बातों पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आता था। वह बहुत ऐसे ऐसे चीज बताता था जिससे वह लोग कभी सोच नहीं सकते थे, और जब आरव के मुंह से ऐसे अजीबोगरीब चीज के बारे में सुनते तो उन्हें बहुत ही ज्यादा मजा आता था, और वह और भी ज्यादा इन सारी चीजों के बारे में जानना चाहते। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि यारो ये सारी बातें कहां से ढूंढ कर लाता था, पर उसकी बातों में एक अलग सी बातें होती थी। ऐसा लगता था कि एक अलग ही दुनिया में हो रही घटनाएं वह उन सबके पास आकर बताता। पर आज आरव कक्षा में आने के बाद एकदम चुप होकर बैठा था। उसके हाथ में बकरा किताब को वह बस एक तक देख रहा था। उसे इस तरह देखकर पारस और उसके चमचे जो आरव के पीछे ही बैठे हुए थे वह स्तन करने लगी। हालांकि वह कुछ ज्यादा आरव के साथ कर नहीं सकते थे, क्योंकि कारण उसके पास ही बैठा था, पर जो अपने किताब लिए काव्य से कुछ बातें डिस्कस कर रहा था। परसा उन दोनों को देखकर सर हिला दिया और वापस काव्य के साथ बातें करने लगा। उसके दो चमचे विपिन और हरी काव्य और पारस की तरफ देखकर आरव को सुनाने लगे। लगता है आज किसी को उसे किसी की, लगता है आज किसी को उसकी सही जगह पता चल गई, तभी आज इतना शांति है कक्षा में। नहीं तो लोग पता नहीं विद्या निकेतन में आने के बाद अपने आप को क्या ही समझ लेते हैं, जैसे कि वह यहाँ के सबसे बड़ी जादूगर हो। ऐसी बहुत सारी बातें वह दोनों औरों को छूना सुनने के लिए कहने लगे। सभी कक्षा में मौजूद सभी लोग उसे उनकी बातें आसानी से सुन पा रहे थे। सब जानते थे कि वह दोनों किसके बारे में और किस लेकर यह सारी चीज कर रहे हैं। करण को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, पर आराम से इशारा कर चुप कर दिया और वह चुपचाप अपने चक्र जागृत कर लिए, जिसे देखकर विपिन और हरी चुपचाप होकर बैठ गए। तो वही उसे चक्र को देखकर पूरी क्लास हैरान रह गई। सभी को मालूम था कि आरव की सबसे पहले जागृत शक्तियां विच तत्व की है, पर उन्हें नहीं पता था कि अब इतनी जल्दी अपनी इस तत्व की शक्तियों को इतनी अच्छी तरह से जागृत कर लेगा। आचार्य जी के आने के बाद वह और भी ज्यादा शांत होकर चुपचाप बैठ रहा। आचार्य जी जो पहले दिन से ही आरव से थोड़े परेशान थे, आ जा रहा हूं कितना शांत देखकर उन्हें भी समझ नहीं आया, और उसने जब आरव को उठाकर कुछ सवाल किया तो आरव चुपचाप उन सवालों का जवाब देकर वापस अपनी जगह पर बैठ गया। ये देखकर आचार्य जी बहुत हैरान हुए, पर किसी को कुछ न कहते हुए वह चुपचाप सभी को उनके तत्व के बारे में बताते हुए पढ़ना स्टार्ट कर दिए। ऐसी एक के बाद एक कक्षाएं होती रही और सब अपने अपने अध्ययन पर ध्यान देते हुए पूरी क्लास को खत्म करके अपने आप में जागृति तत्व की अभ्यास के लिए अलग अलग कक्षाओं की तरफ चले गए। वहीं आ रहा हूं अभी भी उसी कक्ष में बैठा था। कारण तो 2 कक्षा होने के बाद ही वहां से चला गया था। ये बात भी एक हैरानी बड़ी थी कि करण जो एक पल के लिए आरव को अकेला नहीं छोड़ता, वह अचानक से आरव को छोड़कर वहां से कैसे चला गया। माहेश्वरी अभी भी यादव के पास बैठी उसे गौर से देख रही थी। हालांकि उसने कुछ कहा नहीं, बस वह चुपचाप उसके साथ बैठी रही। ये देखकर उसके साथ रहने वाले उसके दोस्त उसे छोड़कर वहां से चले गए। आरव किसी गहरी सोच में था और उसे ऐसे सोचता देखकर माहेश्वरी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी तरफ देखने लगी। वह कुछ पूछना तो चाहती थी, पर आरव से ऐसे सवाल वह कई बार कर चुकी है, इसलिए उसने कुछ ना कहना ही ठीक समझा। आरव एकदम से माहेश्वरी की तरफ मोड़ गया और वह उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, माहेश्वरी, तुमने जो मुझे मेरे होश में आने के बाद जो भी कुछ मुझे बताया मेरे बारे में, क्या कुछ सच है? कहीं तुमने मुझे कुछ छुपाया तो नहीं? आरव डायरेक्ट माहेश्वरी की आंखों में देखते हुए ये सवाल किया। इसके बाद माहेश्वरी थोड़ी शॉक्ड हो गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर आरव कहना क्या चाहता है। कुछ देर उसकी सवाल को ध्यान से समझने के बाद, मैंने तुम्हारे बारे में जो भी कहा है वह सच कहा है, इसमें किसी भी तरह से कोई भी बात मैं तुमसे छुपी नहीं है, ये कहकर माहेश्वरी की आंखों में देखने लगी। हालांकि माहेश्वरी में जो भी कहा वह सच था, इसलिए वह बिना किसी वक्त कहा है उसने सीधा सीधा जवाब दे दिया। जिस पर आरव थोड़ा सोचने लगा और मन ही मन कहा, अगर माहेश्वरी ने मुझे मेरे बारे में सच कहा है तो मेरी शक्तियों का क्या, मैं ठीक आम लड़का था ना, और उत्तम देव आचार्य जी भी मुझसे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, और वह जादूगर भी मुझे मेरे बारे में बहुत सारी चीज बता रहा था। आखिर इस लड़के का राज है। इतना तो मुझे समझ आ गया, जो सुनहरी शक्ति मुझे मिली है वह मेरी जानम जान सकती है, जो मेरे परिवार और मेरे वंश से मुझे मिली है, तो इसका मतलब मेरे राजकुमार होने पर कोई शक नहीं। पर मैं माहेश्वरी के सामने एक साधारण लड़का बनकर क्यों आया, और वह मुझे साधारण लड़का क्यों समझती है? अगर मैं एक राजकुमार हूं तो उसे बारे में तुम माहेश्वरी को पता होना चाहिए। कहिए, मुझे कुछ बहुत बड़ा राज छुपा तो नहीं रही है?
फिर आरव माहेश्वरी की तरफ देखकर कहता है, तो मुझे तुम सच सच बताओ, ऐसी कोई बात है जो मुझे तुमने झूठ कही हो और मुझे छुपाए हो? तुम आज इस तरह से सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी याददाश्त थोड़ी वापस आ गई है? ये कहते हुए महेश्वरी के को थोड़ी घबराहट होने लगी। उसे डर था कहीं आरव को कुछ याद ना आ गया हो। हालांकि उसने सारी बातें के बारे में सच्ची कही थी, पर उसे उन दोनों के रिश्ते का झूठ आरव को यह ना पता चला हो कि उसने उन दोनों के सगाए और उन दोनों के रिश्ते के बारे में उससे झूठ कहा है। इसलिए माहेश्वरी थोड़ी घबरा गई। जिसे आरव ने समझ लिया कि माहेश्वरी क्या घबरा रही है, इसलिए उसने उसे शक भरी निगाहों से देखते हुए थोड़ी ऊंची और गंभीर आवाज में कहा, तुम मुझे सच सच बताओ कि ऐसी की कोई बात है जो मुझे तुम छुपा रही हो, क्योंकि अगर मुझे वह सच्चाई तुम्हारे अलावा किसी और से किसी भी तरह से पता चला तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने मेरी जान बचाई है, पर कोई मुझे धोखा दे यह मुझे बर्दाश्त नहीं, और मैं तुम पर विश्वास किया है। मैं नहीं चाहता कि मैं जिस पर विश्वास करूं वही मुझे धोखा दे। इस वक्त आरव बहुत ही ज्यादा गंभीर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर माहेश्वरी से सच्चाई कैसे बाहर निकले, क्योंकि करण ने भी उसे यही कहा था कि माहेश्वरी ने उसे उतना ही बताया है जितना उसे पता है, और कारण इससे आगे कुछ बात भी नहीं सकता। इसलिए आरव ने माहेश्वरी से सीधा सीधा सवाल कर दिया। इसके बाद कुछ देर उसे कक्षा में एकदम से शांति हो गई। वहां पर कोई नहीं था इस वक्त, बस आरव और माहेश्वरी ही थे। कुछ देर शांत रहने के बाद माहेश्वरी आरव की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में एक अलग एहसास नजर आ रहा था जो बाकी दोनों माहेश्वरी की आंखों में नजर नहीं आते थे। वह आरव को लगातार देख रही थी, जिससे आराम ने कहा, मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए। महेश्वरी, अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं मुझसे छुपाया है तो तुम मुझे साफ साफ कह सकती हो, और अगर कुछ बातें हैं जो मुझे तुमने झूठ कही है या मुझसे छुपाई है तो वह मुझे तुम अभी इसी वक्त बता दो। नहीं तो अगर यह कहते हुए आरव चुप हो गया, क्योंकि उसे ही पता नहीं था कि वह आखिर क्या ही करता। माहेश्वरी थोड़ी घबरा गई और उसका हाथ करके पकते हुए घबराते हुए कहा, मैं तुम्हें सच बता रही हूं, बस मुझे तुम गलत मत समझना। मैंने जो भी किया वह सब मैं तुम्हारे लिए किया। ये सुनकर आरव उससे थोड़ी आश्चर्य भरी होकर देखने लगा। पारस साम्राज्य में राजा कुंभदेव जश्न की जोरों जोरों से तैयारी कर रहे थे। पूरा महल थोड़े आश्चर्य में था कि आखिर यह जश्न की किस बात को लेकर हो रही है, क्योंकि महल में रहने वाले लोगों को यह बात पता थी कि आजकल महल में चल क्या रहा है, पर जिस तरह से महल में हो रहे घटनाएं को सब जानते थे। परस साम्राज्य का भविष्य अभी बहुत ही नाजुक मोड़ पर है, और इस देश को राजा को महादेव राजा कुंभदेव का ऐलान करना की जो जश्न और उत्साह वह उत्तराधिकारी के अनाउंसमेंट के कुछ दिन पहले मानते आए हैं। सभी चीजों की व्यवस्था करने के लिए महल में रह रहे लोग और बाकी सब मंत्रिमंडल, जादूगरों और अलग अलग तरह के व्यवस्था देखने वाले लोगों को अपना फरमान सुना दिया। उसके बाद महल में हड़कंप मच गया और धीरे धीरे ये सारी बातें महल के बाहर भी चली गई, क्योंकि ये सारी बातें महल के बाहर भी घोषणा हो चुकी थी। इस जश्न के बारे में सुनकर बहुत सारी प्रजा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनका अगला राजा और भारत साम्राज्य का उत्तराधिकारी बने कौन वाला है। उन सभी ने राजकुमार वैभव के कई सारी चच सुन रखे हैं, और नाक की चच उन्होंने अपनी आंखों से कई बार वैभव को जादुई लड़ाई लड़ते और बहुत सारी प्रतियोगिता में भाग लेते हुए भी देखा था। पारस साम्राज्य के हर एक बच्चे को उसे साम्राज्य के उसे राजकुमार के बारे में पता था, और उसकी शक्तियों के बारे में भी। पूरे साम्राज्य में अगर कोई उसे उम्र का नौजवान, अगर कोई जादूगर था तो सबसे पहले राजकुमार वैभव का नाम आता था, क्योंकि उनके साम्राज्य में उसे सर्वश्रेष्ठ जादूगर कोई था ही नहीं। जो भी उससे सर्वश्रेष्ठ जादूगर थी, उनकी उम्र और पद राजकुमार वैभव से अलग और भिन्न थे। सभी लोग तो यही मान लिए थे कि अगला उत्तराधिकारी वैभव ही बनेगा। उन्हें इसका दूसरा राजकुमार के बारे में पता था, पर आज तक उन्होंने अपने दूसरे राजकुमार को के बारे में बस सिर्फ सुना ही था और बहुत कम देखा, जिसे वह लोग ना ही पहचानते थे ना ही जानते थे। पर सभी को यह बातें अफवाह थी कि उसे राजकुमार के पास कोई जादुई शक्तियां नहीं है, वह बस एक आमकर इंसान है। हालांकि यह अफवाहें हैं या सच है, उसे साम्राज्य के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं थी, और ना ही राजा कुंभदेव ने इस बारे में। वैभव अपने कक्ष में बैठा शराब के घुट पी रहा था। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। वह लगातार शराब पीते हुए अपने आप को सामने रखी बड़ी से आईने में देख रहा था। उसके आसपास बहुत सारे नौकर और डांस दासियां हाथों में अलग अलग तरह की पोशाकें और चीज लिए खड़े थे। वह बस अपने आप को सामने आने में देखकर सो रहा था कि उसने कितना अच्छी तरह से अपने पिता कुंभदेव को इस बात के लिए मना लिया कि इस जश्न में जश्न का होना कितना जरूरी है, और उसका ये तरीका बहुत अच्छी तरह से काम भी करने लगा। इस जश्न में आने वाले लोग अलग अलग देश, साम्राज्य, राज्य के राजा और बड़े बड़े पदों में बैठने वाले लोग होंगे। जाहिर से बात है कि इस जश्न में उत्तराधिकारी के साथ गए हुए रिश्ते यानी राजकुमारी और उसके परिवार के लोग भी शामिल होंगे, और जिसके बारे में सोचकर वैभव मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। उसे शुरू से ही राजकुमारी काव्य बहुत ही ज्यादा पसंद थी, और जब वह उसकी बात मानकर उसके भाई को हमेशा के लिए उसके रास्ते से हटा दिया, तब तो वैभव को काव्य और भी ज्यादा पसंद आ गई। क्योंकि काव्य हर वह एक चीज करती थी जो वैभव चाहता था, पर पिछले कुछ समय से वह काव्य के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था, पर वह ऐसा कर नहीं पा रहा था। उसके भेजे गए दूत या किसी भी तरह की संदेश को काव्य से उसका जवाब भी नहीं मिल पा रहा था। ये बाद में को बहुत ज्यादा बेचैन कर रही थी। उन सबके पास एक ऐसी शक्ति थी जो दूर बैठे किसी भी व्यक्ति तक अपनी बात आसानी से पहुंच सके।
पर वैभव इन शक्तियों का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने अपने कुछ लोगों को काव्य के पास उसका संदेश भिजवाया था, साथ ही उसके साम्राज्य में कुछ उपहार भी, पर उसका कोई भी जवाब अब तक न आया, जिसके कारण वैभव परेशान हो गया था। अब इस जश्न में जब राजकुमारी काव्य आएगी तब वह उसे बातों में लाकर उसे पूरी तरह से अपने वश में कर उसका इस्तेमाल करने के बारे में सोच कर वैभव बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। वही कुंभदेव के कक्ष में भी सारे जने की तैयारी को देखते हुए वह अपने कपड़े और बाकी सारी चीजों को देखते हुए अपना पूरा ध्यान उसे समय लगाए हुए था। तभी उसे कक्षा में रानी जी जाकर राजा कामदेव को ऐसा कुछ करते देखकर सभी लोगों को बाहर भेज देती हैं और उसे कुछ सवाल करती हैं। इसका जवाब राजा कुंभदेव कुछ इस तरह से देता है, जिसे सुनकर रानी देवी जी वहीं बैठकर रोने लगी। ऐसा क्या कहा राजा कुंभदेव? माहेश्वरी क्या बता देगी आरव आपने रिश्ते की सच्चाई? एपिसोड 47। आरव माहेश्वरी के दोनों हाथों की तरफ देखा है जो उसे बहुत मजबूती से पकड़े हुए था और अब माहेश्वरी की आंखों में हल्की नमी भी नजर आ रही थी। ये सब देखकर आरव के दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे बहुत अजीब सी फीलिंग आने लगती थी, क्योंकि जो माहेश्वरी ने उससे कहा था यह वह सोचते हुए थोड़ा घबरा रहा था कि आखिर माहेश्वरी आगे क्या कहना चाहती है। माहेश्वरी आरव के आंखों में देखते हुए कहने लगती है, मैं तुम्हारे बारे में जो भी कुछ कहा है वह सब सच है, अब बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकती और ना ही मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ, बस मैं तुमसे एक ही झूठ कहा है, वह झूठ। ये कहकर माहेश्वरी रुक गई। आरव माहेश्वरी के आंखों में देखने लगा, पर माहेश्वरी आ रहा हूं की आंखों में और नहीं देख पा रही थी और उसने अपनी नजर झुका ली और उसके ऐसे करने से आरव उसे गौर से देखने लगा। माहेश्वरी ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैंने तुमसे बस इतना ही झूठ कहा है हमारे रिश्ते को लेकर। ये कहकर माहेश्वरी चुप हो गई। तो वहीं आरव को कुछ समझ नहीं आया कि माहेश्वरी कहना क्या चाहती है। माहेश्वरी ने अपना सर नीचे झुकाए हुए धीरे से कहने लगी, जब तुमने हमारी मदद की थी उसके बाद मैं तुमसे मिलने के बारे में सोचने लगी, पर उसे दिन के बाद मैं तुमसे कभी मिल ही नहीं पाई, पर मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगी और कब मैं तुम्हारे बारे में सोचते सोचते तुम्हें कब पसंद करने लगे यह बात मैं भी नहीं जान पाई। जिस दिन तुम मुझे बेहोश किसी की हालत में नदी किनारे मिले तो मुझे वह उम्मीद मिल गई, इसलिए मैंने तुम्हें अपना बनाने के लिए अपने परिवार और तुमसे झूठ कहा, पर मैं तुमसे सच में चाहती हूँ और तुम्हें अपने पास हमेशा के लिए रखने के लिए मैं तुमसे ये कहा था, उसके अलावा मेरे मन में कोई भी गलत भावनाएं नहीं है। फिर माहेश्वरी आरव के हाथों को मजबूती से पकड़ के रोती हुई रहती है, क्या ये जानकर तुम मुझसे अलग हो जाओगे? क्या हमारी सगाई वाली झूठी बात को लेकर तुम मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़ दोगी? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ आरव। मैं हमेशा तुम्हारा साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, तुम्हें हर मुसीबत से दूर रखकर एक सुकून भरे जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, बस तुम्हें अपने साथ अपने पास रखने के लिए मैं तुमसे झूठ कहा था, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए, ना ही कोई चाहिए। फिर जुनून भरी आंखों से आंखों को देखते हुए कहती है, और चाहे तो कुछ भी हो पर मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें अपने से दूर जाने दूंगी, मैं सर्वश्रेष्ठ जादूगरनी बनकर तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, क्या हो, ये तुम्हारी सच्चाई क्या है, मुझे बस तुम चाहिए। उसकी इतनी लंबी चौड़ी और लव कन्फेशन सुनकर आरव का तो बोलती बंद हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे करे तो कर क्या। उसे महेश्वरी को देखकर थोड़ा डर और एक अजीब सा एहसास होने लगता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह लड़की जो दूसरों के सामने इतना रूड और खतरनाक बिहेव करती है, जो लड़की पूरी विद्या निकेतन में अपने काबिलियत और खूबसूरती के लिए फेमस है, वह उसे यह सारी चीज कहा रही है। आरव बिना कुछ कहे उसे कक्षा से चला गया और ये देखकर माहेश्वरी बहुत ही ज्यादा उदास हो गई, पर कोई था जो उसकी उन दोनों की बातें बहुत गौर से सुन रहा और अपनी आंखों से उन दोनों को देख रहा था। जैसे आरव कक्षा से बाहर निकाल वाला था, उसे शख्स अपने आप को वही छुपा लिया और आरव के जाने के बाद बाहर निकाल कर जाते हुए आरव को देखने लगा और धीरे से कहा, मुझे वह मिल गया। कुछ देर बाद आरव पुस्तकालय में अलग अलग तरह के पुस्तकों में कुछ ढूंढ रहा था, पर उसे जो चाहिए वह वहां पर नहीं मिल रहा था, जिसके कारण वह थोड़ा चिड़चिड़ा हो चुका था। उसके आसपास आ जा रहे छात्र उसके हाथों से पुस्तक लेकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद तो आरव का मूड और भी ज्यादा खराब होने लगा। वह देखता है कि उसका अस्त्र विद्या की कक्षा में जाने का समय होने लगा है, इसलिए वह कारण को ढूंढने के लिए पुस्तकालय से निकलने लगता है कि तभी इसके सामने रूट रह जाता है और वह रुद्र को देखकर कुछ कहने वाला होता है कि अचानक से रुद्र अपने हाथ ऊपर करके एक चुटकी बजाता है, जिसके बाद वह दोनों एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं। रुद्र अपने सामने खड़े आर को देखकर मुस्कुरा रहा था। वह इस वक्त खाली ग्राउंड में आमने सामने खड़े हुए थे कि जादुई शक्ति को जागृत करने के अलग अलग त्रिकोण के बारे में बता रहा था। उसकी विकसित तत्व की जागृति शक्तियां तो वह बहुत आसानी से सिचुएशन के हिसाब से हैंडल कर लेता है। कुछ देर रुद्र से सीखने और बहुत सारी बातों को जानने के बाद आपके मन में कुछ सवाल चल रही थी जो वह रुद्र से पूछना चाहता था। वह दोनों वैसे ही आमने सामने खड़ी होकर थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। फिर आरो रुद्र की तरफ देखकर कहने लगा, तुम मुझे बचपन से जानते हो, तो क्या तुम मुझे मेरे बारे में बता सकते हो कि मैं कैसा था? पर मुझे तुम्हारी तरह बचपन से ही जादुई शक्तियां क्यों नहीं मिली? क्या तुम्हें बचपन से ही बिना जागृत किया वह सुनहरी शक्तियां मिल गई थी, जिसके कारण तुम इतनी जल्दी इतनी सर्वश्रेष्ठ जादूगर बन गए?
ये बात आरव ने जानबूझकर रुद्र के सामने इसलिए किया था क्योंकि उसे सुनहरी रोशनी वाली शक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उसे सुनहरी रोशनी की शक्तियों के बारे में जानने के लिए सभी पुस्तक के ग्रंथालय, यहाँ तक कि आचार्य कक्षा की निजी पुस्तकालय जहाँ किसी को जानना निषेध था, वहां चुपके से जाकर सभी पुस्तक देख लिया था, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आया, ना ही उसे इस शक्ति के बारे में कुछ नहीं पता चला और वह किसी को शक्ति के बारे में नहीं बताना चाहता था। रुद्र थोड़ा खुश हो गया और वह आरव को देखते हुए पूछने लगा, तुम्हें ये शक्तियां कब जागृत हुई? जिस पर आरव सोचते हुए उसे कहने लगा कि जब आचार्य नगर में माहेश्वरी के परिवार के साथ था और अपनी शक्तियों को जागृत और शास्त्र वेद ज्ञान और पुस्तकों से अपने अध्ययन कर रहा था, तो एक दिन मेडिटेशन करते हुए उसकी यह शक्तियां बाहर आई थी, जिसके बाद 2 दिनों बहुत कमजोर रहा। रुद्रा आपको देखते हुए मन ही मन कहने लगा, मतलब तुम आप पूरी तरह से तैयार हैं अपने बारे में दूसरा सच्चाई जानने के लिए? दादाजी ने कहा था कि जब तक उसके अंदर उसकी जन्मजात जादू का प्रसार ना हो जाए तब तक। चलो तुम अपनी मेडिटेशन करते हुए जिस तरह से तुम्हें अगली तत्व की शक्ति को जागृत करना सिखाया है उसकी प्रैक्टिस करो ना, यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। आरव आसपास देखते हुए कहता है, आखिर यह जगह है क्या? यहाँ बहुत अजीबोगरीब आवाज भी आ रही है और यहाँ हर एक चीज बहुत ही जादू लग रही है। क्या यहाँ जानवर है या कोई बड़ा जीव? यह मेरा बनाया हुआ एक मायावी स्थान है जहां मैं अपनी शक्तियों और चक्र का अध्ययन करके प्रयोग करता हूं। तुम जितना ज्यादा इतनी शक्तियों को देखकर उसे सही तरीके और नियंत्रित करने के साथ उसका इस्तेमाल करना सिखाते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी शक्तियां बढ़ने लगेगी। तुमने का इस्तेमाल नहीं किया है तो तुम्हें उसके बारे में सिर्फ पता है, पर जब तक तुम उसका प्रयोग नहीं करोगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी शक्तियां जागे थाने में कितना समय लगाती है और तुम अपना मंत्र और जागृत करने का समय दोनों को स्थिर कैसे रख पाओगे। तो तुम इसी पर ध्यान दो और सभी चीजों को ध्यान देकर सीखते रहो। पर मुझे अभी करण के साथ अष्ट कक्षा में जाना है। इस क्लास के बाद मुझे वह आचार्य मुझे लड़ने की कला सिखाने वाले हैं। अगर मैं वहां नहीं गया तो मेरे दोस्त कारण को भी वह अंदर आने नहीं देंगे। मैंने पहले आचार्य से बात कर लिया है, तुम्हारी कक्षा अब रात के समय आचार्य जी लेंगे और तुम्हारी नहीं सारी जादूगर जिनके विचार भी शक्तियां जागृत हो गई है, वह सब अब रात के समय अस्त्र विद्या और अपनी बाकी प्रैक्टिकल और जादू प्रशिक्षण रात को भी कर सकेंगे। हमें ज्यादा से ज्यादा तुम सबकी जादुई शक्तियों को जागृत करने और उसे उसके सही और आखिरी चक्र तक जागृत करने पर ध्यान देना है, ताकि यहाँ से तुम सब एक काबिल जादूगर बन के निकले और कुछ लोगों को एक निश्चित कार्य के लिए भी तैयार करना है। इसलिए हम लोगों को ज्यादा तैयारी के साथ समय का ध्यान रखते हुए सारी चीजों का ध्यान दे रहे हैं। इस बार बहुत ही काबिल छात्रों ने नित्य निकेतन में प्रवेश लिया है, जिसका परिणाम बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिल रहा है हमें। और विद्या निकेतन के अगले बारिश और उत्तराधिकारी होने के कारण मुझे सारी चीजों की जिम्मेदारी के साथ तुम्हें एक काबिल जादूगर बनना है। आखिर तुम हो मेरी बहुत अच्छे और पुराने दोस्त जो हो। तुमने तो मुझे यहाँ बिना किसी को बताए अचानक से ले आए और मुझे भी नहीं पता चला मैं यहाँ कैसे और कब आ गया। जब तुम मुझे कहीं ले जाते हो तो एक बार मुझे बता दिया करो कि मैं कहाँ पर हूँ, नहीं तो मेरे गुस्से का सामना तू कर नहीं सकते। रुद्र मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुम सच में बदल गया है। पहले कितना शांत और सीधा था पर अब तो बहुत घमंडी हो गया है और मेरे सामने ये सारी चीज बोलने की हिम्मत कर रहे हो। नहीं तो तुम्हारे अलावा कोई ऐसा नहीं है जो मुझे इस तरह से बात कर सके। घमंडी किसे कह रहे हो और पहले से क्या मतलब है? मैं हमेशा से ऐसा हूं। और आरव ने मन कहने लगा, वो राजकुमार आरव सबके सामने पता नहीं कैसा था और उसके अंदर बहुत सारे राज छुपे थे, तो वह किसी को नहीं बताना चाहता, इसलिए तो हर दूसरे इंसान के सामने वह अलग था। तभी तो उसकी इतने सारे दुश्मन बन गया है। पर चलो, मुझे पता तो चला कि मैं एक राजकुमार हूं और मुझे शक्तियां मिलने वाली थी, वो अब मुझे मिल गई। पर राजकुमार आरव को ये सारी शक्तियां इतनी सालों बाद क्यों मिली, जबकि जादूगर और रॉयल परिवार के जादुई शक्तियां तुम्हें जन्म जाति मिल जाती हैं और बचपन से ही गले लगाने और राजघराने की जादूगर अपनी शक्तियों में बहुत अच्छी तरह से चक्रों को हासिल करने में की काबिलियत होते हैं। पर ये लड़का शुरू से आम इंसान था, फिर अभी उसने उसे शक्ति मिलने के बारे में जानना है, वह क्या था? ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहा हूं कि मन में चल रही थी जिसका जवाब उसके पास नहीं था। तभी रुद्र कहते हैं, तुम्हें जल्द से जल्द अपनी दूसरे तत्व की शक्ति को जागृत करना है। और मैं पहले ही तुम्हें ये बात बता दूं कि तुम अगर ऐसी तत्व की शक्ति को जागृत करते हो जो तुम्हें लड़ने, छुटने और छुपाने और दूसरों के नजरों से बचा सकता है, तो तुम्हें तुम्हारा पहला शक्ति मिलेगा जो तुम कुछ सुनहरी रोशनी के बारे में जान सकते हो। तो मैं अपने फोन से तत्व की शक्ति को जागृत कर सकता हूँ और उसके चक्र तुम्हारे मिशन में किस तरह से काम आएंगे। आरव की आंखें छोटी हो जाती है और कहने लगता है, कहीं तुम ऐसा कुछ तुम मुझसे नहीं करने चाहते जो मैं करना नहीं चाहता? तुम वैसे भी बहुत सारी चीज नहीं कर पाओगे। उन सारी चीजों को करने के लिए हिम्मत, ताकत और दिमाग की जरूरत है, जब तुम्हें नहीं है। जब तक तुम दो तत्वों की शक्तियां जागृत नहीं कर पाओ, नहीं करते, तब तक मैं तुम्हें बहुत सारी चीज करने नहीं दूंगा और यह भी नहीं बताऊंगा तो तुम्हें करना क्या है। पता नहीं दादाजी तुमसे इतनी सारी उम्मीदें क्यों लगा लिया है कि तुम ये सारी चीज आसानी से कर लोगे, पर मुझे नहीं लगता तुम ये सब कर लोगे। किसी मिशन में जाने से पहले हम जादूगर को बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है और तुम तो अभी जादूगर बन भी नहीं हो।
तुम मुझे ऐसा कुछ नहीं कह सकती, तुम्हें क्या पता मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं तुम्हें मालूम है मैं अपनी कक्षा का सर्वश्रेष्ठ से पहले अपनी शक्तियां जागृत की है और मैं अपनी शक्तियां जागृत करने से पहले लोगों की मदद भी की है अपने साथ, और वैदिक ज्ञान के बलबूते में बहुत सारी दवाइयां के बारे में और उनकी शारीरिक कष्ट के बारे में बिना जादू के भी पता लगाकर उनकी मदद की है। क्या कोई जादूगर ऐसा कर सकता है जो बिना दांत जादू जाने लोगों का इलाज कर सके? ये सुनकर रुद्र थोड़ा हैरान रह गया। ऑर्डर के बारे में ये जानकारी रुद्र हो रहा हैरान तो हो गया क्योंकि उसे यह बात पता नहीं थी कि आराम ये सारी चीज भी कर सकता है। मैं सोचने लगा कि क्या कोई वैदिक शास्त्र के ज्ञानी बिना जादू की किसी का इलाज कर सकता है, पर यह तो नामुमकिन है। तभी वह सोचता है आरव बस अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर उसे बता रहा है, इसलिए पूछ की बातों को इग्नोर करता है। रुद्र अपने हाथ में हाथ को आगे करके कुछ मन ही मन कहता है, जिसके बाद उसके हाथ में एक काली रोशनी आ जाती है। उसके बाद वह कई रोशनी धीरे धीरे हरी रोशनी में बदल जाती है और हरी रोशनी के बाद धीरे धीरे वह रोशनी गायब हो जाती है। उससे रोशनी के हटने के बाद रुद्र के हाथ में एक बहुत ही सुंदर हरे रंग का क्रिस्टल हीरा आरव को नजर आता है, जिसे देखकर आरव की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह अपने पूरी जिंदगी में इतना सुंदर हीरा कभी नहीं देखा था। वह थोड़ा एक्साइटेड होकर युद्ध के हाथ से वह हीरा देख रहा था, इसलिए आंखों में एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। उसने कहीं पढ़ा था कि यह हीरा बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है वृक्ष तत्व के चक्र को शक्तिशाली बनाने के लिए, और ऐसी हीरा को देखकर आरव सोचने लगा कि आखिर यह इतना सुंदर हीरा उसके पास क्या कर रहा है। तब उसे याद आता है कि रुद्र एक सर्वश्रेष्ठ जादूगर है। यह देखते हुए आरव को अब रुद्र से हल्की जलन भी होने लगी। वही रुद्र अब को आगे आने को कहकर उसके हाथ में वह हीरा रख देता है और कहता है, मुझे ये तुम्हें दादाजी ने देने के लिए कहा है, इसका इस्तेमाल करके अपने वृक्ष तत्व की शक्तियों से बाकी तत्वों की शक्तियों को जागृत कर सकते हो। और याद रखना जो मैंने तुमसे कहा है, तुम्हें 2 अलग अलग तरह की शक्तियों को जल्द से जल्द जागृत करना है। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी सुनहरी और तुम्हें मिलने वाले जन्मजात शक्तियों के बारे में बताऊंगा कि तुम उसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। ये शक्ति बहुत ही ज्यादा खास है। अरे एक बात याद रखना, तुम्हें इस शक्तियों के बारे में किसी को नहीं बताना। जितना तुम लोगों के बीच अपनी कम से कम शक्तियों का इस्तेमाल कर दोगे, उतना ही तुम अपने दुश्मनों से भी बचकर होगी। यहाँ कई सारी जासूस है जो कब कहां से तुम्हारे बारे में पता लगाकर तुम पर हमला कर दी, किसी को भी पता नहीं चलेगा। इसलिए हर वक्त सोच समझकर फैसला लेना, क्योंकि ऐसी एक बहुत बड़ी राज है जो तुम्हें वक्त आने का पता चल जाएगा, और उसे वक्त के लिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। तुम्हारा मकसद है अपने बारे में जानना और मेरा मकसद है तुम्हें उसे काबिल बनाना जो वक्त आने पर तुम उसे चीज से सामना कर सको। आरव रुद्र की बातें समझ तो नहीं आ रही थी, फिर वह ऐसे सर हिला रहा था जैसे उसे सब समझ आ रहा हो। वह तो बस अपने हाथ में पड़े उसे कीमती हीरे को ही देख रहा था। उसकी आंखों में लालच उतर आया। रुद्र देखकर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, तुम्हारे कक्ष में इससे कई ज्यादा अनमोल रत्न और पद्म कीमती जादुई पत्थर रखे हैं, पर वक्त आने पर तुम्हें सारी चीज पता चल जाएगी। अभी तो लोगों से तुम्हें बचत कर छुप कर रखना है मुझे। एपिसोड 48। एक बात याद रखना, तुम्हें इस शक्तियों के बारे में किसी को नहीं बताना। जितना तुम लोगों के बीच अपनी कम से कम शक्तियों का इस्तेमाल कर दोगे, उतना ही तुम अपने दुश्मनों से भी बचकर होगी। यहाँ कई सारी जासूस है जो कब कहां से तुम्हारे बारे में पता लगाकर तुम पर हमला कर दी, किसी को भी पता नहीं चलेगा। इसलिए हर वक्त सोच समझकर फैसला लेना, क्योंकि ऐसी एक बहुत बड़ी राज है जो तुम्हें वक्त आने का पता चल जाएगा, और उसे वक्त के लिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। तुम्हारा मकसद है अपने बारे में जानना और मेरा मकसद है तुम्हें उसे काबिल बनाना जो वक्त आने पर तुम उसे चीज से सामना कर सको। आरव रुद्र की बातें समझ तो नहीं आ रही थी, फिर वह ऐसे सर हिला रहा था जैसे उसे सब समझ आ रहा हो। वह तो बस अपने हाथ में पड़े उसे कीमती हीरे को ही देख रहा था। उसकी आंखों में लालच उतर आया। रुद्र देखकर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, तुम्हारे कक्ष में इससे कई ज्यादा अनमोल रत्न और पद्म कीमती जादुई पत्थर रखे हैं, पर वक्त आने पर तुम्हें सारी चीज पता चल जाएगी। अभी तो लोगों से तुम्हें बचत कर छुपा कर रखना है मुझे। रुद्र ने उसे उसी जगह अकेला छोड़कर गायब हो गया। उसे गायब होता देखकर अब इधर उधर देखने लगा। अब वह उसे जगह पर एकदम अकेला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह करे तो कर क्या, और ऊपर से यह सारी अजीबोगरीब आवाज है, जिसे सुनकर आरव को थोड़ा घबराहट भी होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सारी आवाज किस चीजों की है। नहीं सुनी है, पर ऐसा लग रहा है वहां पर बहुत बड़े बड़े जीव रहते हैं, क्योंकि दूर दूर तक इतनी भयानक आवाज है, सुनाई कैसे दे सकती है। और बीच बीच में वहां हल्का भूकंप जैसे जमीन हिल रहा था, जिससे आप समझ गया कि जरूर कोई बहुत बड़ा जीव आसपास ही है। ये सब महसूस और देखकर आरव थोड़ा डर गया था। फिर उसने अपने मन को मजबूत किया और कहने लगा कि तुम यहाँ जो करने आए हो वह करो, बाकी किसी भी चीजों से के बारे में सोचना सोने की जरूरत नहीं है। ये कहकर आ रहा हूँ आसपास देखा और फिर एक अच्छी जगह पर बैठकर मेडिटेशन करने लगा, और वह कुछ पत्थर को अपने हाथ में लिए हुए उसे पर अपनी शक्तियों से उसे पत्थर के शक्तियों को अपने अंदर समाहित करने की कोशिश कर रहा था। पर यह क्रिया उल्टा हो गया और उसकी कुछ शक्तियां उसे पत्थर में यानी हीरे में चली गई। उसे आप थोड़ा कमजोर जैसा महसूस करने लगा, पर वह धीरे धीरे उसे हीरे से अपनी शक्तियों और उसे शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अपनी दूसरी तत्व की शक्तियां और चक्र को जागृत करने की कोशिश करने लगा।
घंटों तक मेडिटेशन करने के बाद आरव ने अपनी आंखें खोली और आसपास देखने लगा। उससे दूर दूर तक शिवाय पेड़ पाठों की कुछ नजर नहीं आ रहा था। हम मन ही मन सोचने लगा कि यह जादूगर रुद्रा उसे कौन से घने जंगल में के बीच लाकर छोड़ दिया। रुद्र के बारे में सोचकर आ रहा हूं, उसकी शक्तियों के बारे में सोचने लगा। उसकी शक्तियां सच में बहुत ही कमाल की थी। वह सोचने लगा कि कब वह रुद्र की तरह एक शक्तिशाली जादूगर वंश का सकता है। मुझे सब सो ही रहा था कि तभी उसे अपने शरीर में कुछ ऊर्जा महसूस होने लगा। अगली पल वह विद्या निकेतन की बीच फाउंटेन के सामने खड़ा हुआ अपने आप को देखा। कारण भी उसे कंटेंट के पास बैठा हुआ था। रुद्र ने उसे बता दिया था कि अब उसे समय वहां पर मिलेगा, इसलिए कारण बिना वक्त गंवाए वही फाउंडेशन के पास बैठकर आ रहा उसका इंतजार कर रहा था। उसे समझ तो नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्र और आ रहा हूं के बीच आखिर कनेक्शन क्या है, पर वह कुछ सवाल नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पिता ने भी कुछ ऐसी बातों से कही थी जिससे वह जाकर भी ना समझ सकता है, ना ही किसी वाले को मिल लेना ही किसी को बता सकते हैं कि सेफ्टी की चिंता थी। जैसे ही उसने आरव को देखा वह उसके पास आपका जिसके गले लग गया और उससे अच्छी तरह से चेक करने लगा कि वह ठीक तो है। वही अपना फिक्र करते कारण को देखकर आरव सोचने लगा, सच में एक सच्चा दोस्त होना बहुत ही खुशकिस्मती की बात होती है। अगर एक सच्चा दोस्त हो तो इंसान कहीं भी जी सकता है, चाहे उसके आसपास हजारों दुश्मन ही क्यों ना हो। अब कारण के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहता है, चलो पहले मुझे कुछ खाना है, उसके बाद हम फर्स्ट कक्षा में चलेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें आराम से सभी चीजों के बारे में बताऊंगा। आरव की बात सुनकर कारण को भी ठीक ही लगा और वह बिना कुछ सवाल के चुपचाप उसके साथ पहले छात्रावास में जाकर पहली रात का खाना खाए। उसके बाद वह लोग टहलते हुए अक्षय अष्ट कक्षा की तरफ चल पड़े, पर उन्होंने देखा कि वह अकेले ही नहीं थे जो इतनी रात को विद्या निकेतन के छात्रावास से बाहर निकल रहे थे। बहुत सारे छात्र भी इस समय अपने कमरों से अलग अलग दिशाओं की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ही समय में वह फर्स्ट कक्षा में पहुंच गए, जहां इस वक्त उसके कक्षा के कुछ लड़के लड़कियां भी मौजूद थे। उन लोगों को इस वक्त वहां देखकर आप थोड़ा हैरान रह गया, पर कारण तो पहले से जानता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये कुछ ऐसे छात्र से जिनकी शक्तियां बहुत ही अच्छी थी और उनकी शारीरिक बाल भी काफी हद तक अन्य लोगों से मजबूत ही थी, इसलिए आचार्य इन्हें चुनकर इस कक्ष में अध्ययन करने के लिए खास तौर पर लाए थे। जैसे कि आरोन की शक्तियों को जानकर भी उसे अस्त्र विद्या और युद्ध कला की नीतियों का अध्ययन करने के बारे में विचार करके फैसला लिया था, और अब के मना करने के बाद भी उसे जबरदस्ती इस तकनीक को सीखने पर मजबूर किए थे। इस तरह अलग अलग कक्षाओं के छात्रों की प्रतिभा के अनुसार उनके शक्तियों को बढ़ाना और उनके क्षमता के अनुसार उन्हें जादुई तरीके का अध्ययन करना आचार्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। रुद्र के आने के बाद बहुत सारे आचार्य उससे काफी प्रभावित हुए थे, तो कुछ आचार्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था उसका यह फैसला, क्योंकि अब तक जो जैसा चल रहा था वैसे ही सभी आचार्य खुश थे। पर रुद्र के आने के कारण उनकी बहुत सारी कार्य और गलतियां भी धीरे धीरे करके सामने आ रही थी, और रुद्र एक हार्टलेस और बहुत ही अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति था, जिसकी इज्जत वहां मौजूद हर एक आचार्य, यहां तक कि सिद्ध देव और कामदेव गुरु आचार्य भी करते थे। और इतनी कम उम्र में इस तरह से प्रभाव बनाना, आरोग्य आने के बाद छुट्टी आचार्य जी ने उसे एक नजर भूलकर देखा, जिसे आरो को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तब इन छोटे आचार्य के सब भर नजरों का आदत सी हो गई थी, तो बस मुस्कुराकर कारण के पीछे छुप गया। फिर बाकी आचार्य ने उन्हें उनकी शक्तियों को जागृत करके बाकी अलग अलग स्टो को अपने हाथ में लेकर उनका प्रशिक्षण शुरू कर दिया। सब बड़े जोश और शांति से अपनी अपनी स्थान में लेकर अपने अपने दोस्तों के साथ अस्त्र की प्रैक्टिस करने में बिजी हो गए। आज छोटे आचार्य खुद आरो के साथ उसे तलवारबाजी सीख रहे थे। आपको वह तलवार बहुत ही ज्यादा भारी लगने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि आप बहुत समय से एक ही स्थान में बैठकर मेडिटेशन कर रहा था, जिस कारण उसकी पूरी शक्ति उसके मस्तिष्क और अंतर मन में दूसरे तत्व की शक्ति को जागृत करने में काफी खर्च हो चुका था, इसलिए इसकी शारीरिक बल थोड़ा ही कमजोर हो गया। उसने तो शुरू में करवाया, हाथ में लेते ही उसे नीचे गिरा दिया था, जिसे देखकर सब हंसने लगे थे। कारण भी आज आरव को हल्की थकान भरे चेहरे लिए देख रहा था। उसे मालूम था कारण को पता था कि आरव इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहा है। छोटे आचार्य ने भी पर आरव की ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए उसे एक छोटा और सरल तलवार देकर उसके साथ धीरे धीरे उसे सीखने लगे। आरव को बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी क्योंकि सब उसे कमजोर समझ रहे थे, पर उसने मन ही मन कहा कि यह उसके लिए अच्छा ही है, से वह बाकी सबकी नजरों में कमजोर रहकर अपने से ताकतवर। एपिसोड 49 वैभव के जासूस होती विद्या निकेतन में हो रही कुछ चीजों के बारे में जानकारी दिन, जिसे सुनकर वैभव को कुछ अटपटा लगता है। जैसे जैसे उसने सुना कि जादू नगर में बहुत ही विशेष जादूगर आया है और वह कोई और नहीं विद्या निकेतन के उत्तराधिकारी हैं, तो वैभव गुस्से से पागल हो जाता है। वैभव बचपन से आरव को नीचे दिखलाता था, उसके साथ दूसरी रानी की बच्चे भी देते थे, पर रुद्र वैभव को बराबरी की टक्कर देकर हमेशा आरव का साथ देता था। रुद्र उन सब के बीच बचपन में एक बड़ा भाई बन चुका था, पर एक वक्त के बाद जब रुद्र में महल छोड़कर चला गया तो वैभव को बहुत मेहनत से अपना वह व्यक्तित्व बनाया जो अब तक लोगों के बीच उसके बारे में है। परस साम्राज्य में जश्न की जोरों शुरू से तैयारी चल रही थी, और इतनी सारी तैयारी को देखते हुए राजा कुंभदेव ने अपनी सर्वश्रेष्ठ 3 रानियां, जो बहुत कम ही महल के किसी भी उत्सव में भाग लेते हैं या शामिल होते हैं, उन तीनों रानियां को उत्तम देव ने इस जश्न की अलग अलग तरह की तैयारी का जिम्मेदारी सौंप। हालांकि रानी देवी राज परस साम्राज्य की मुख्य और उच्च पद पर बैठने वाली रानी है, पर उसके नीचे ये 3 रानियां भी आई थी, और महल में बहुत ही अलग तरह के नियम के कारण सभी को उसे नियम का पालन करना होता था।
रजाकुम देव की 3 रानियां के पास 3 अलग अलग तरह की विशेष शक्तियां हैं और उन शक्तिशाली जादूगरनियों से राजा कम देव अलग अलग स्थिति में विवाह किए थे और उन रानियां के भी बच्चे यानी राजा कुंभ देव के बच्चे थे। उन तीनों रानियां का नाम रानी चांदनी, रानी रोशनी, रानी नीलम है, जो महल के उत्तरी स्थान में अपने अलग अलग बनाए गए महल के स्थान में रहते हैं। महल इतना ही भाव है कि उन दिनों रानियां के रहने के लिए एक अलग से ही स्थान दिया गया है। पर महारानी देवी राज के पास कुछ खास विशेष शक्तियां नहीं है, पर वह उत्तराधिकारी की मां और राजा की सर्वप्रथम पत्नी होने और पीरियड से चलती आए एक परंपरा के कारण उसे महारानी होने का दर्जा मिला। रानी देवी अपने नम्रता और दयावान स्वभाव के लिए पूरे साम्राज्य में जानी जाती है। कहा जाता है कि रानी देवी को गुस्सा करना नहीं आता, नहीं वह किसी बात को लेकर कभी नाराज होती है, इसलिए साम्राज्य के लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं रानी देवी को और उनके बच्चों को। रानी देवी राज वैभव के साथ बैठकर इन्हीं सभी चर्चाओं के बारे में बात करते हुए अपना समय व्यतीत कर रही थी। जब से वैभव का पर नीचे फूट गया है तब से रानी देवी राज अक्सर वैभव के साथ कुछ समय व्यतीत करने के लिए आई थी ताकि उसके बेटे को अकेलापन महसूस न हो। हालांकि महल के कई लोग वैभव से मिलने आते थे, पर वैभव अपने माता पिता के अलावा किसी को भी सीधा मुंह देखकर भी बात नहीं करता। उसके अंदर एक अलग ही घमंड रहता था, हर वक्त इसके बारे में उसके माता पिता को पता नहीं था। हालांकि सब वैभव के बारे में जानते हैं, पर उसके विरुद्ध कोई बोलने की हिम्मत नहीं करती क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ शक्ति वाला जादूगर है और सबको यही लगता है कि पोस्टों से मिलने वाली जन्म जात शक्ति है अभी वैभव को ही मिलेगी, इसलिए सब उसे थोड़ी डरे हुए भी रहते हैं। हालांकि वैभव अपने अपने स्वभाव को लेकर पूरे साम्राज्य और आसपास के साम्राज्य में बहुत ही प्रसिद्ध है। सब वैभव के बारे में यही सोचते हैं कि वह एक बहुत ही अच्छा और सच्चा राजकुमार है जिसे अपने साम्राज्य को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता और अच्छी भावनाएं हैं। और वैभव अपने शब्दों और कामों से बीच बीच में लोगों के बीच जाकर अपने आप को साबित भी करता रहा है कि वह एक सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी बन सकता है। पर उत्तराधिकारी तो उसके बड़े भाई आरव को ही उस पद को ही सौंपे जाएगा और किसी फैसले को कोई भी नहीं बदल सकता, चाहे उत्तराधिकारी को शक्तियां मिले या ना मिले। पर जो चीज शुरू से ही तय होती है उसे किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता और इस चीज को बदलने के लिए वैभव काफी सालों से प्लानिंग करते आ रहा है। वह जानता है कि अगर वह शुरू से जादूगर भी बनाकर आरव से आगे निकल जाए फिर भी उसे यह सिंहासन और यह पारस साम्राज्य की उत्तराधिकारी का पद नहीं मिलेगा। फिर भी उसने अपने शैतानी दिमाग को इस्तेमाल करके सबसे पहले अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी आरव को अपने रास्ते से हटाया। उसके बाद प्रजा और महल के लोगों के बीच अपना वह व्यक्तित्व बनाया जिसके कारण कोई भी उसके बात को काट ना सके और अब वह धीरे धीरे राजा कुंभ देव के दिमाग में वह बात डालना चाहता है जो वह बहुत समय से पहले चाहता है, पर उसे सही मौका नहीं मिल रहा। अब इस जश्न के बीच वैभव अपनी दूसरा चल चलेगा और वह चला क्या होगी वह इस वक्त सिर्फ वैभव के दिमाग नहीं है। और अपनी दूसरी चल के बारे में सोते हुए वैभव बस मुस्कुरा रहा था, पर जैसे ही उसकी नजर उसके पैरों पर पड़ी उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और वह नफरत भरी निगाहों से अपने पैर को देखने लगा और मन ही मन कहा, इस वक्त अगर मेरे पैर ठीक होते तो मैं ये सब सोना छोड़कर सीधा अपने अपने बनाए गए माया जाल पर काम कर रहा होता, पर जब तक मेरा पैर सही नहीं हो जाता तब तक मैं पिताजी और महल के लोगों को अपने बातों के माया जाल में तो फंसा ही सकता हूँ। और मुझे तो होश मायासी किताब के बारे में भी ढूंढनी है कि वह किताब मुझे कहाँ मिलेगा। उसे किताब के कारण ही मेरा ये हाल है, एक बार वह किताब मुझे मिल जाए और इस महल की शक्तियों के राज के बारे में फिर मैं मुझे कोई भी उत्तराधिकारी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये सब सोते हुए वैभव मुस्कुराने लगा। वो देख सकता था कि इस वक्त महल में बहुत जोरों जोरों से तैयारियां चल रही है और वह यही चाहता था। एपिसोड 50 विद्या निकेतन में आज पूरे विद्यार्थी एक बारी से स्टेडियम जैसी जगह पर मौजूद थे। विद्या निकेतन में इतनी बड़ी ग्राउंड देखकर नए विद्यार्थी तो बहुत ही अचंभे में रह गए। पहले तो विद्या निकेतन खुद इतना बड़ा था कि वह अब तक उसे पूरे जगह को गौर से देख भी नहीं पाए थे। उन्हें इतने महीने वहां आए हो चुके थे फिर भी विद्या निकेतन में बहुत सारी जगह है और चीजों को बारे में उन्हें कुछ खबर नहीं थे। वह तो एक दिन पहले ही सबको खबर मिल चुकी थी कि इस वक्त उन्हें वहां पर जाना है और सभी आचार्य अपने कक्षाओं में इस बारे में घोषणा कर दी थी। वहां पुराने और नए विद्यार्थियों को मिलाकर पूरे 500 से भी ज्यादा विद्यार्थी मौजूद थे और इतनी सारी लोगों को एक साथ इतने बड़े ग्राउंड के चारों ओर बने बैठने की सीटों में बैठा देख सब हैरान हो गए। ये पुराने विद्यार्थियों के लिए नई बात नहीं थी, पर नए आए विद्यार्थी इतने सारे लोगों को देखकर शॉक रह गए क्योंकि आज तक विद्या निकेतन में उन्होंने इतने लोगों को या आचार्य को नहीं देखा। ऐसे बहुत सारे राज छुपे थे विद्या निकेतन में जो नए विद्यार्थी नहीं जानते थे, ना ही पुराने। ये तो कई साल बाद यहाँ पर जादू सीखने या उच्च दर्जे की जादू को प्रयोग और प्रशिक्षण के लिए मौजूद पुराने विद्यार्थियों को भी पता नहीं था इस विद्या निकेतन में और कितने अलग अलग निकेतन छुपे हुए हैं। वह इतना जानते थे कि इस निकेतन में अलग अलग निकेतन मौजूद है जो कुछ खास आचार्य को वहां पहुंचने यहाँ तक जाने की अनुमति है। बाकी आचार्य और विद्यार्थी इस निकेतन से दूसरे निकेतन में प्रवेश नहीं कर सकते और ना ही यह निकेतन का द्वारा आसानी से किसी के सामने नहीं आया का रहस्य है। ऐसे ही नहीं बल्कि बहुत पुरानी और 21 साल पहले संशोधित किया गया विद्या निकेतन में से एक है। ये यूनिवर्सिटी जादू की विशेष और विश्व विद्या निकेतन है जहां दुनिया भर की जादूगर और रॉयल फैमिली के लोग अपने बच्चों को यहां जादू की प्रशिक्षण और शिक्षा लेने भेजते हैं। ये सारी बातें माहेश्वरी अपने बगल में बैठे करण और आरव को बता रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक नजर आ रहा था।
वही कारण और आरव तो नए विद्यार्थियों के जैसे अचानक से कोई इन अनाउंसमेंट को सुनकर यहाँ पर आए थे और इन सारी चीजों को देखकर हैरान रह गए। उसने तो कभी सोचा नहीं था कि जहाँ पर उन्होंने इतने महीने रहे और आसपास सारी जगह को अच्छी तरह से प्रशिक्षण किया वह इतना विशाल है कि इतने सारे लोग उसके आसपास रह रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं चला। सच में ये दुनिया बहुत ही जादुई है, आरव मन ही मन में कहा। तभी उसे ग्राउंड के बीचों बीच हवा में एक बहुत ही तेज और बड़ा रोशनी प्रकाशित होने लगा, जिसे देखकर सब शांत हो गए और सबकी नजर उसे रोशनी पर चली गई। वहां एक बहुत ही बड़ा और भाव गुलाबी रंग का गोलाकार रोशनी नजर आ रहा था, जिसके गायब होने के बाद 4 व्यक्ति हवा में खड़े हुए नजर आने लगी। उन सबके पर के नीचे एक गुलाबी रंग का चक्र बना हुआ था, जिसके ऊपर वह 4 व्यक्ति खड़े थे। उन चारों व्यक्ति के बीच निकेतन के सबसे शक्तिशाली और महागुरु उत्तम देव विद्या निकेतन की आचार्य अपने चेहरे पर तेज और छोटी सी मुस्कान चेहरे पर सजे हुए बहुत ही गर्व के साथ वहां पर खड़े थे। वही उसके दाएं और उसके पोट और इस विद्या निकेतन का अगला वारिस या कहे कि उत्तराधिकारी रुद्रदेव बहुत ही स्वाभिमान के साथ खड़ा हुआ था। उसने इस वक्त काले रंग की पोशाक पहन रखा था, जिसमें वह बहुत ही ज्यादा आकर्षित नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग सी नर और तेजी देखा जा सकता है। इस वक्त रुद्र के चेहरे पर कोई भी भाव मौजूद नहीं थे, वह बस शून्य भाव से वहां पर खड़ा चारों ओर अपनी नजरें घूम रहा था। उसके दोनों ओर विद्या निकेतन की प्राचार्य और काबिल आचार्य सिद्धदेव और कामदेव खड़े हुए थे। उन चारों के एक साथ देखकर आरव कारण की तरफ देखकर कहने लगा, लगता है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाला है। करण, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ होगा। मुझे लगता है जी प्रतियोगिता के बारे में शुरुआती टाइम में सभी आचार्य बात कर रहे थे, यह इस प्रतियोगिता को लेकर कुछ होगा। महेश्वरी, ये चारों यहाँ पर सभी को इकट्ठा करके करना क्या चाहते हैं? जरूर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आरव, इन्हें तो आदत है आखिरी वक्त तक सबको अंधेरे में रखना। ये कहकर आरव मुंह बना लिया। कारण और महेश्वरी को उसकी बात समझ में नहीं आई और वह आरव की तरफ देखने लगे, पर जैसे ही महेश्वरी ने आरव की तरफ देखा उसने देखा कि आरव की दूसरी साइड राजकुमारी काव्या बैठी हुई है और वह लगातार आरव को ही देख रही थी। ये देखकर माहेश्वरी की आंखें छोटी हो गई। तो वही नील भी, यह बात तो वही काव्य की दूसरी साइड बैठी नील कब से काव्य को आरव को ऐसे लगातार घूरते हुए देखकर परेशान हो गई थी। उसने आसपास नजर रखते हुए इधर उधर देखकर मन ही मन कहा, राजकुमारी काव्या आप जब से इस लड़के के पास बैठी है तब से इसे ही घूर घूर कर देख रही है, कम से कम आप तो अपनी नजर दूसरी ओर कर लो। सेमीकोलन। पर नील ये सारी चीज सिर्फ अपने मन में ही कह सकती है। उसने कई बार काव्य को का ध्यान आरव से हटाने का प्रयास किया था, पर वह ऐसा कर नहीं पाई। अब तो माहेश्वरी ने भी काव्य को ऐसे लगातार आरव घूरते हुए देख लिया है। ये देखकर नील की तो सांसें ही अटक गई, क्योंकि अब तक पूरे विद्या निकेतन को ये बात पता थी कि माहेश्वरी के लिए सबसे जरूरी अगर कोई था इस निकेतन में तो वह आरव था। सब लड़कियां माहेश्वरी के डर के कारण आरव के पास नहीं आती थी। हालांकि किसी को माहेश्वरी और आरव रिश्ते के बारे में नहीं पता था। सब लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि माहेश्वरी जी के लिए सबसे खास आरव है। वही आरव इन सब से बेखबर बस सामने की तरफ देखते हुए मनी मन सोचने लगा, अब इन्हें क्या नया गेम खेलना है जो मेरी जिंदगी को खेल समझाकर खेल रहे हैं। अब खुद के एंटरटेनमेंट के लिए आप कुछ नया करने वाले हैं क्या? पता नहीं यहाँ के लोग इतने रहस्यमय क्यों है। फिर आरव हंसते हुए कहता है, यहाँ तो मैं ही एक रहस्य बनकर रह चुका हूँ, रहस्य बन चुका हूँ कि मुझे सभी लोगों के अंदर एक रहस्य ही नजर आता है, जैसे कि सब कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रहे हैं। कोई उम्मीद से मुझे मेरा पहचान छुपा रहा है, तो कोई मुझे मेरा रिश्ता माहेश्वरी, और मेरा रिश्ता शुरू से ही एक झूठा था। पर माहेश्वरी की नीयत बहुत साफ है। अगर मैं पहले उसे इस बारे में बात करता तो जरूर मुझे इस बारे में बात आती। हालांकि मैंने उसे माफ कर दिया है, पर उसके लिए कुछ भी आसान नहीं। तभी इस वक्त रुद्र और आरव ने एक साथ एक दूसरे को देखा और वह दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और उसकी आंखों में देखते हुए मन ही मन कहने लगा, ये सब हो क्या रहा है? आखिर करना क्या चाहते हो तुम? सभी को एक जगह इकट्ठा करके ऐसे हीरो की तरह हवा में उड़ रहे हो जैसे कि कोई सुपरमैन हो। आरव की बात समझकर रुद्र मुस्कुराने लगा और यह पहला भाव था जो रुद्र के चेहरे पर वहां आने के बाद सभी लोगों ने देखा है। उसके मुस्कुराते हुए देखकर कई सारी लड़कियां खुश हो गई, तो वही बाकी सब लड़की उसके चेहरे पर को देखकर ईर्ष्या से भर गए। हर लड़की का सपना था कि वह रुद्र जैसा शक्तिशाली जादूगर और उसके जैसा एक आकर्षित व्यक्तित्व वाला इंसान बने। रुद्र को देखकर सभी नए पुराने विद्यार्थी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए। सब रुद्र को किसी खास दर्जे से देखा करते हैं, क्योंकि विद्या निकेतन में वही एक ऐसा नौजवान इंसान था जिसके पास पावर के साथ साथ ऐसा चेहरा था जिस पर सब मोहित हो जाए, और विद्या निकेतन का अगला वरिष्ठ होने के कारण सब उसकी कई काफी इज्जत भी करते हैं। रुद्र की तरह दिखने लगा और उसे कहने लगा, बहुत जल्द पता चल जाएगा क्या होने वाला है, तुम देर रखो, हर बात जानने में जल्दबाजी करना सही नहीं होता। ये सब दूर से आरव और रुद्र दोनों ही आपस में बात कर रहे थे। हालांकि उन्हें देखकर कोई कि वह एक दूसरे इस तरह से बात कर रहे हो तो जानता था कि यह कौन सा शक्ति है जो उन दोनों को जोड़ा हुआ है। पर आकर आरव को इस बारे में पता नहीं। उसे लगता है कि रुद्र ने ही कुछ ऐसा किया है जिससे वह एक दूसरे की साथ न होकर भी एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे से बात कर सकते हैं।
पिछले कुछ दिनों से आरव अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगा हुआ था और उसमें वह हर पत्थर या हीरा बहुत ज्यादा मदद उसे हीरे की मदद से आराम बहुत आसानी से अपनी जादुई शक्तियों को जागृत करने में सफल हो रहा था और उसे आप पहले की जितना थकान या उसकी शक्तियां काम नहीं होती थी। कुछ दिनों में ही आ रहा उसे पत्थर का पूरी तरह से इस्तेमाल करना सीख गया था, पर एक बात उसे समझ नहीं आती थी कि आपकी इतनी कीमती हीरा रुद्र ने उसे कैसे दे दिया, क्योंकि उसने ग्रंथालय जाकर इस पत्थर के बारे में जाना तो उसे पता चला ये हीरे की तरह देखने वाली ना एक बहुत ही दुर्लभ रत्न है जिससे जादूकर अपनी शक्तियां बढ़ा सकती है और अपनी जादुई शक्तियां इसमें कैद करके किसी तिजोरी की तरह रख सकते हैं। ये बात जानकर आरव को बहुत ही हैरानी हुई कि इस दुनिया में ऐसी भी कुछ चीज है जिससे वह अब तक अनजान है। तभी सब एकदम से शांत हो गए और रुद्र अपनी बुलंद आवाज में सबको अपने तरफ सम्मोहित करते हुए सबको यहाँ आने और इस विद्या निकेतन के बारे में कुछ थोड़ी बातें बताते हुए सभी को संबोधित करने लगा। फिर एक बुलंद आवाज में सबसे कहने लगा, जैसे कि आप सभी को पता है, हर 4 सालों में हमारा विद्या निकेतन अपना अगला रत्न पुरस्कार प्रतियोगिता आयोजित करता है। इस साल हमारे नए 100 स्टूडेंट और हमारे पुराने बाकी जादूगर इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। हाँ, जीतने वाली को मिलेगा एक बहुमूल्य रत्न और पूरे 4 साल इस विद्या निकेतन में प्रथम श्रेणी जादूगर बनने का मौका। ये सुनकर वहां पर एक हलचल सी महसूस होने लगा। सबको पता था कि प्रथम श्रेणी जादूगर होने का मतलब क्या है और जो रन इस विद्या निकेतन में जादू सीखने और अध्ययन करने के लिए इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद मिलता है, उसे रत्न से बहुत सारी शक्तिशाली जादूगर बनाकर निकले थे। सबको पता था उसे रन की कीमत पूरी नए स्टूडेंट युद्ध की बातों को ही सुनकर एक्साइटेड हो गए थे। वह इतना तो समझ गए थे कि बहुत ही खास और विशेष तरह की प्रतियोगिता है। कुछ लोग थोड़ा डरे हुए थे तो कुछ सोच रहे थे कि इस प्रतियोगिता में भाग ले कि नहीं। आरव ये सुनकर हैरान रह गया। तो ही कारण और माहेश्वरी दोनों ही एक्साइटेड हो गए और उन दोनों को देखकर आरव समझ गया कि यह बहुत ही खास तरह की रत्न है। और अगर सोने का क्या, यह मुझे दिए गए वह हरे रंग के हीरे से भी ज्यादा खास और विशेष है जो मुझे शक्ति तत्वों की सबसे जागृत करने में मदद करता है। अगर ऐसी है तो मुझे भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना है और भूत रत्न हासिल करना है। कि तभी उसने सुना कि रुद्र आगे क्या कह रहा है। रुद्र ने अपनी बात खत्म करने के बाद आचार्य सिद्धि और कामदेव आगे आए और इस प्रतियोगिता के पहले होने वाले परीक्षा के बारे में बताने लगी। ये सुनकर आरव का मुंह खुला का खुला रह गया। ये किस तरह का मजाक था? उन्हें पहले प्रतियोगिता के बारे में और पुरस्कार के बारे में बात कर अब वह उन्हें परीक्षा के बारे में बात कर टॉर्चर कर रहे हैं। आरव इतना समझ गया कि यह सारी चीज जितनी आसान दिख रही है उतना है नहीं। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।